Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर वहां से अवेल कर सकते हैं। सो भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म कर लिया है। अगर आपने वो सारे सेशंस मिस कर दिए हैं तो जाकर देखिए भाई, और अपने सेल चैप्टर को जल्दी से मास्टर कर लीजिए, कि मैम ने इस तरीके से मास्टर कराया आप लोगों को, आप कभी भी सेल में आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए भाई, इसके इन-टेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग उड़ाने वाले हैं। इन-टेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैम? इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आपको ब्लू कलर के क्वेश्चन नजर आते हैं ना, देखो आप जब चैप्टर खोलो, चैप्टर खोल के बैठ गए, उसके बाद देखो आप ब्लू कलर के क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, वो ब्लू कलर के क्वेश्चन होता है आपके इन-टेक्स्ट क्वेश्चन। और जब आप पीछे जाओगे तो पीछे जो आपको क्वेश्चन नजर आएंगे उस पर लिखा होगा एक्सरसाइज, वो होंगे आपका एक्सरसाइज क्वेश्चंस। डन। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए आइए देख लेते हैं इसको कि मैम सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने करी। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, पहले हम आंसर देंगे हु डिस्कवर्ड सेल्स। अब सेल की जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी स्टूडेंट्स? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। और कैसी सेल की डिस्कवरी करी थी? डेड सेल की। कौन सी सेल की स्टूडेंट्स? डेड सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। क्या करा था इन्होंने? डिस्कवर किया था डेड सेल। इन्होंने किसको डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स? डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था। अब कैसे किया था इन्होंने, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉर्क ली थी। क्या ली थी स्टूडेंट्स? इन्होंने ली थी कॉर्क। कॉर्क क्या होता है बताऊंगी अभी, रुको। कॉर्क होता है स्टूडेंट्स प्लांट का डेड टिश्यू। प्लांट का जो डेड टिश्यू होता है हम उसको क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? कॉर्क बोल देते हैं। तो ये क्या था? ये था आपका कॉर्क का स्लाइस। उन्होंने छोटा सा पतला सा थिन टुकड़ा लिया था। और ये क्या होता है? कॉर्क क्या होता है? डेड टिश्यू ऑफ प्लांट। प्लांट का डेड टिश्यू होता है आपका क्या? कॉर्क। तो इन्होंने कॉर्क का स्लाइस लिया था और उस कॉर्क के स्लाइस को इन्होंने ऑब्जर्व किया था अंडर दी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किसके नीचे ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट? इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने कॉर्क के स्लाइस को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर उसके अंदर देखा था। देखिए क्या स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनको नजर आया था। ऐसा कि इनको स्ट्रक्चर नजर आया था। इन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स कैसा था? ये स्ट्रक्चर उन्हें हनी कॉम्ब जैसा नजर आया था। हनी कॉम्ब होता है ना, हनी कॉम्ब क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे मैम हनी कॉम्ब क्या होता है? स्टूडेंट्स, हनी कॉम्ब होता है जैसे छत्ता जो होता है ना मधुमक्खियों का, उसका जो छत्ता होता है, जब आप उसमें वो जिसमें हनी लगा हुआ रहता है उसका हम बोलते हैं हनी कॉम्ब। तो ये हनी कॉम्ब जैसा उनको स्ट्रक्चर विजिबल हुआ था। अब बाद में उन्होंने देखा कि हाँ भाई हनी कॉम्ब जैसा लग रहा है, बट बाद में इनका नाम सेल कैसे पड़ा स्टूडेंट्स? इसका नाम सेल ऐसे पड़ा कि लैटिन में, मतलब जो लैटिन जो वो होते हैं
हाँ लैटिन में। तो हम ये देखते हैं वहाँ पे सेल, सेला जो होता है ना, सेला जो वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल रूम्स को। किसमें? छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल रूम्स को। तो स्टूडेंट्स जो मतलब के मॉन्क्स होते थे, मॉन्क्स जो होते हैं जो मोनास्ट्री में रहते हैं, तो उनके रूम कुछ ऐसे दिखते थे, तो उनके रूम को हम सेला बोलते थे लैटिन लैंग्वेज के अंदर। तो इसलिए इनका नाम भी सेल पड़ा। क्या पड़ा इनका नाम भी स्टूडेंट्स? सेल पड़ा। तो ऐसे सेल की डिस्कवरी हुई और ऐसे रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। फिर आपको मैंने बहुत कहानी बताई है। लिविंग, ये तो डेड सेल थी, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? जल्दी से बताइए, आपका जल्दी से इसका आंसर करिए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। चलिए भाई, समझ में आई वाली चीज आप लोगों को? फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा रही हूँ फिर मैं इसको। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? चलिए, तो स्टूडेंट्स किसने डिस्कवर किया था आप देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665। मैंने आपको बताया था कि 1600 में दो साइंटिस्टों ने सेल के ऊपर काम किया था, एक थे रॉबर्ट हुक और एक थे एवी लीवन हुक। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ये क्या एग्जामिन कर रहे थे स्टूडेंट्स? कॉर्क का थिन स्लाइस, पतला सा टुकड़ा, थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो इन्होंने ही माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया था। ही सॉ दैट, इन्होंने क्या देखा था? कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब। वो जो कॉर्क का स्ट्रक्चर इनको नजर आया था वो हनी कॉम्ब से रिजेंबल खा रहा था। कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स, जिसमें बहुत छोटे 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 कंपार्टमेंट्स थे। दीज स्मॉल बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल्स। ये पता है किसकी बात कर रहे हैं? देखो मैं बताती हूँ। देखो ये बात कर रहे हैं इसकी, ये जो लिटिल कंपार्टमेंट, ये लिटिल कंपार्टमेंट क्या है? यही है ये, इन्होंने इसको लिटिल कंपार्टमेंट बोला है। लिटिल कंपार्टमेंट इन्होंने किसको बोला? इनको बोला। अल्टीमेटली इनका नाम बाद में जाके क्या पड़ा था स्टूडेंट्स? सेल पड़ा था। कैसे पड़ा था ये बात भी मैम आपको बता चुकी है। चलिए भाई अब आ जाइए, तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बढ़िया करिए, क्रिस्टल क्लियर हो गया है? अगर हो गया तो भाई इसी बात पे रेड हार्ट कमेंट कर दो और सेशन को तो लाइक कर ही दो। चलिए, व्हाई द सेल्स इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? देखो स्टूडेंट्स, सेल जो है ना वो अपने आप में बहुत ही कैपेबल है, वो सब कुछ कर सकती है। क्या क्या? जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये सेल है, दिस इज द सेल, एंड इस सेल के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस होता है, और इसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इसके पास एक ऑर्गेनेली होती है माइटोकॉन्ड्रिया नाम की, माइटोकॉन्ड्रिया नाम की ऑर्गेनेली होती है इसके पास आपके पास इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास गोल्जी होता है, मतलब इसके पास बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज बेसिकली प्रेजेंट है यहाँ पे। देखिए जैसे न्यूक्लियस हो गया, जैसे आपका ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, जैसे राइबोसोम हो गए, जैसे ये गोल्जी हो गया, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे छोटी छोटी आपको वेसिकल्स मिलेंगी, ये लाइसोसोम्स हो गए। तो मतलब आप देख पा रहे हैं कि सेल के पास बहुत सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है स्टूडेंट, सेल अगर आप सिंगल सेल को छोड़ दोगे ना वो फिर भी क्या कर जाएगी? सर्वाइव कर जाएगी, अगर उसको कहीं से न्यूट्रिशन मिलता रहे। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ खुद कर सकती है, मतलब वो अपनी हर फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है, रेस्पिरेशन कर सकती है, एक्सक्रीशन कर सकती है, सर्कुलेशन कर सकती है, एवरीथिंग शी कैन परफॉर्म बाय इटसेल्फ। तो इसी वजह से हम सेल को जो होते हैं स्टूडेंट्स, हम सेल को कंसिडर करते हैं, हम सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि ये एक तरीके से खुद की अपनी सारी पूरी फंक्शनिंग को परफॉर्म करती है, प्रॉपर फंक्शनिंग को परफॉर्म करती है। स्ट्रक्चरल क्योंकि एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का भी फॉर्मेशन कर देती है। समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को? डन। देखो अब इसका आंसर, पहले मैं इसको हटा रही हूँ, रुको अभी दिखा दूंगी वापस से। देखो, ए सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज। जैसे कि एक्टिविटीज क्या? अब आओ देखो, अब देखो जैसे कि लाइसोसोम है स्टूडेंट्स, ये लाइसोसोम है आपका। तो लाइसोसोम क्या करता है? ये आपका एक्सक्रीशन एक तरीके से डाइजेस्ट कर देता है चीज़ों को। किसको? डाइजेशन में हेल्प कर देता है, डाइजेशन मतलब कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ इट्स एंजाइम कॉल्ड कैसे एंजाइम्स होते हैं इसका? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। फिर स्टूडेंट्स जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है।
प्रोटीन सिंथेसिस में आपका राइबोसोम हेल्प करता है, तो मतलब मैम प्रोटीन भी बना पा रही है सेल खुद से। फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैकेजिंग करता है चीजों की, पैकेजिंग, तो मतलब सेल खुद ही पैक भी कर पा रही है, स्टोर भी कर पा रही है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन इज इन द सेंस, अगर सिंपल वर्ड में बोलूं एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है, तो मतलब सेल खुद एनर्जी भी जनरेट कर पा रही है। और सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज कहाँ चलती हैं, न्यूक्लियस के अंदर चल रही होती हैं। तो इट मींस कि मैम सेल अपना सारा काम खुद से कर पा रही है, तो इसलिए वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाती है, क्योंकि वो अपनी सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज को खुद से परफॉर्म कर पा रही है। समझ में आए वाला चीज, ये आंसर समझ में आया नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख के ले जाओ मेरे से, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग, लो चलो। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, सो दे आर कॉल्ड बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो मतलब इससे पूरी पूरी लाइफ है हमारी। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। अब आपको ये बताना है कि जो CO2 है और जो वाटर है वो कैसे अंदर बाहर होता है, आप इसको डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेल के अंदर अगर कोई भी चीज आएगी तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगी कि क्या चीज अंदर आनी है, क्या चीज अंदर नहीं आनी है, यही चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। तो देखिए आइए, जैसे कि ये हो गया आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, याद है या भूल चुके हो, याद होना चाहिए। देखिए दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सेल के अंदर CO2 बनती है, कैसे मैम, सेल जो होता है वो ग्लूकोज यूज करता है और उसका ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ब्रेक डाउन करता है और यहाँ से फॉर्मेशन करता है अल्टीमेटली ATP का। किसका फॉर्मेशन करता है स्टूडेंट्स, वो यहाँ से ATP का फॉर्मेशन करता है और साथ में आपका CO2 एंड वाटर रिलीज होता है। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं ये CO2 एंड वाटर किस तरीके से, CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट करेंगे सेल में। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो CO2 होती है, ये जो CO2 है, ये CO2 यहाँ से ऐसे निकलेगी और इनके बीच में से होती हुई निकल जाएगी। अब आपको ये चीज़ पता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे बनाई है, ये जो है ये जो मैंने आपका यहाँ पे बनाया, दिस इज द फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। और फॉस्फोलिपिड में आपको पता है कि इसकी जो टेल है, हाँ ये कैसी है, ये लिपिड की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है स्टूडेंट्स, ये लिपिड की बनी हुई है। तो हम ये देखते हैं जो CO2 होती है ना, लिपिड सॉल्युबल होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, ये लिपिड सॉल्युबल होती है। तो लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से हम ये देखते हैं कि ये आराम से निकल सकती है बीच में से। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू आराम से यहाँ से होती हुई निकल जाती है। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। ऐसे ही अगर बाहर CO2 है और उसको अंदर आना है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू आएगी। तो CO2 इजीली सिंपल डिफ्यूजन से अंदर बाहर हो सकती है। क्या, CO2 सिंपल डिफ्यूजन से आपके अंदर बाहर हो सकती है। अब आते हैं स्टूडेंट वाटर पे। अब देखो वाटर जो है वो तो लिपिड तो उसे पसंद नहीं करता, इसकी टांगे तो इसको पसंद नहीं करती ना, हम तो नहीं, मतलब ये नहीं चाहती हैं कि पानी यहाँ से निकले। तो पानी भी, बट ज़्यादा पानी हम लोग नहीं निकाल पाते, बट थोड़ा थोड़ा पानी भी, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल छोटा होता है, तो लिटिल वाटर भी यहाँ से होता हुआ निकल जाता है। बट वो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं निकल सकता, मतलब निकलेगा डिफ्यूजन से, बट उसके डिफ्यूजन का एक स्पेशल नेम होता है स्टूडेंट्स, और उस स्पेशल नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो वाटर जो होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल से बाहर और अंदर आ सकता है, और जो CO2 है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल के बाहर जा सकती है और सेल के अंदर आ सकती है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। तो CO2 कैसा आएगी, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और वाटर कैसा आएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस के थ्रू आपका वाटर आ जाएगा। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को। तो अब स्टूडेंट्स एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, डन, आगे बढ़ जाऊं। ओके चलिए देखिए, CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन एंड वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से जो आपकी CO2 है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर मूव आउट करेगी या इन करेगी, और वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू मूव आउट या फिर इन करेगा। समझ में आने वाली चीज आप लोगों को, डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए आइए, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स,
दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये स्टूडेंट्स? ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको हम सिलेक्टिवली परमेबल क्यों कहते हैं वो अभी आपको समझ में आता है। देखिए स्टूडेंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की, और साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो ये आपका फॉस्फोलिपिड है। अब हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम सेमी परमेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ ही चीजों को अंदर आने देती है, कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है। जैसे कि मान लीजिए बाहर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे मान लो कोई भी पॉइजन है बाहर, अब वो सेल के अंदर तो नहीं आने देगी ना उसको। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से सेल की मम्मी है। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एक तरीके से सेल की मम्मी। जो भी चीज सेल के लिए अच्छी होगी वही चीज अंदर आ सकती है, वरना और चीज अंदर नहीं आ सकती। ये पॉइंट आप लोगों को अपने दिमाग में डाल लेना अच्छे से, समझ में आई वाली चीज आप लोगों को। तो हम ये चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पे बीच में कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं स्टूडेंट्स, जिन प्रोटीन्स के थ्रू चीजें अंदर से बाहर हो रही होती हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे लगे होते हैं, आपको याद है ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से चीज अंदर से बाहर होंगी। कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी लगे हुए होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप भी ऐसे ही लगा हुआ था। यहाँ से हम लोग सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर कर रहे थे। तो ये सिलेक्टिवली परमेबल इसलिए है कहलाती है क्योंकि कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है और कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देती है। जैसे प्रोटीन के चैनल्स थे, ये प्रोटीन के चैनल्स है, इन प्रोटीन के चैनल्स के थ्रू अंदर वाली चीज़ें स्टूडेंट्स क्या कर रही थी? बाहर जा रही थी, और बाहर वाली चीज़ें अंदर आ रही थी। तो ये रीज़न होता है, हम इसको क्यों बोलते हैं व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल? बिकॉज ये कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देती है। ये सब चीज़ों के लिए फ्रीली परमेबल नहीं है। जो भी चीज़ सेल के लिए अच्छी होगी वही चीज़ अंदर आ सकती है, और जो भी चीज़ सेल के लिए बुरी है वो इसको बाहर निकाल देगी। समझ में आने वाली चीज़ आप लोगों को? चलो भाई बता दूँ मैं इसका। चलो देखो, तो it is called selectively permeable membrane because it allow the entry and exit of some substance, not all। कुछ ही चीज़ों का ये अंदर एंट्री और एग्जिट कराती है। जैसे कि आपको पता है O2 अंदर आ सकता है, CO2 बाहर जा सकता है, आपका वाटर अंदर बाहर हो सकता है, कुछ प्रोटीन्स अंदर बाहर हो सकते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब कुछ अंदर बाहर हो सकते हैं। बट सारी चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि ये डिसाइड करेगी क्या चीज़ सेल के लिए अच्छी है और क्या चीज़ सेल के लिए बुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the gaps in the following table illustrating difference between prokaryotic and eukaryotic cell। तो prokaryotic cell and eukaryotic cell के बारे में स्टूडेंट्स आपको बताना है। तो prokaryotic cell and eukaryotic cell पे थोड़े से आपकी मैं कुछ चीज़ें आपके चमकाना चाहती हूँ। जैसे कि जो prokaryotic cell होता है, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है स्टूडेंट्स, उसमें प्रो का मतलब होता है आपका क्या? प्रो का मतलब क्या होता है? मतलब कि मैम ये जो है आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहता है। कैरियोट का मतलब ये होता है ना, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है, या यहाँ पे बताती हूँ, यार यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल बता रही हूँ यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल बता रही हूँ। अब देखो स्टूडेंट, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो हम ये देखते हैं कि इसका जो क्रोमोसोम होता है ना, पहली बात तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसका क्रोमोसोम ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। और जिस रीजन में पड़ा हुआ रहता है ना, उस रीजन का एक स्पेशल नाम होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो दिस इज द प्रिमिटिव, मतलब कि इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। क्या नहीं है स्टूडेंट्स? इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता। बट अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में आपके पास फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, फुल्ली ऑर्गेनाइज इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है ऐसे। इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ होता है। समझे वाला पॉइंट? अरे भाई समझे नहीं समझे? यस मैम समझ गए ये वाला पॉइंट हम लोग। तो ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का पहला डिफरेंस होता है कि मैम इसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है और इसके पास बिल्कुल एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डन। तो यहाँ पे ये इसका हो गया न्यूक्लियस। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को? अब जरा हम पहला पॉइंट देखें उसका, वहाँ पे साइज जनरली स्मॉल एंड साइज जनरली इतना, इसका साइज इतना होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, एंड इसका होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर रीजन
मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जो न्यूक्लियर रीजन है स्टूडेंट्स उसका वो क्या कहलाता है, वो न्यूक्लियोइड कहलाता है, बिकॉज उसमें जो इसका क्रोमोसोमल रीजन होता है, मतलब कि न्यूक्लियर रीजन इसका वेल डिफाइंड नहीं होता। देखो आप यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियर रीजन है, ये इसका न्यूक्लियर रीजन है ना, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, ये न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इसका जो स्टूडेंट्स जेनेटिक मटेरियल होता है वो एज इट इज पड़ा हुआ रहता है, और किस रीजन में पड़ा हुआ रहता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। बट इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डेवलप्ड रहता है। न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है स्टूडेंट्स? इसका वेल डेवलप्ड होता है। समझे वाला पॉइंट? डन। ये चीज समझ में आ गई? यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। देखिए अब आप यहाँ पे, तो न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड रहेगा। बट इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, and not surrounded by any membrane, and not surrounded by any membrane। और क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? इसका न्यूक्लियर रीजन कहलाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। समझ में आ गई वाली चीज आप लोगों को? डन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्रोमोसोम सिंगल होता है और इसका एक से ज्यादा क्रोमोसोम पड़ा होता है। वही चीज होती है, देखो इसके पास सिंगल क्रोमोसोम रहता है, बट इसके पास एक से ज्यादा होता है। एक से ज्यादा क्रोमोसोम इसके पास पड़े होते हैं। जैसे अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो कितने होते हैं हमारे पास? 46। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 46 होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। एब्सेंट होती हैं स्टूडेंट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, है ही नहीं ना। क्या है? राइबोसोम है। इसके पास ऐसे एक राइबोसोम होता है, और वो राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब ऑर्गेनली तो है ही है, राइबोसोम एक ऑर्गेनली है, बट ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके पास सारी की सारी ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। जैसे कि उनमें कौन कौन आता है? जैसे कि मैम उसके अंदर आ गया, देखो राइबोसोम तो रहेंगे मैम, बट वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ये राइबोसोम हो गया। और क्या क्या होता है मैम? यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, जिसकी इनर मेम्ब्रेन ऐसे मुड़ी हुई होती है। देन आपका क्या हो जाएगा? इसके पास लाइसोसोम हो जाएंगे, जो सिंगल मेम्ब्रेनस रहते हैं आपके। ईआर हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, हाँ यहाँ पे इसके पास गोल्जी बॉडी हो जाएगी। तो ये सब कुछ आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? हम यहाँ पे ये चीज लिखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। समझ में आया वाला पॉइंट? समझ में आ गया? गैप समझ में आ गया आप लोगों को? चलो भाई आगे बढ़ूं मैं। चलिए अब इसका आंसर देखो, वही साइज वही होता है कि इतना साइज रहेगा, वो लिखा हुआ था 1 to 10 एंड यहाँ पे 5 to 100। देखो इसमें तो गैप भरने के लिए, बट वहाँ पे सीधा डिफरेंस चिपकाएंगे तुम लोगों को कि लिख के बताओ जरा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। तो डायग्राम के साथ आपको वो डिफरेंस कर आना है। न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड, बहुत ही पुअरली डिफाइंड रहता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज अ न्यूक्लियोइड। और क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसका न्यूक्लियर रीजन वेल डेवलप्ड होता है, वेल डिफाइंड होता है, और उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। देयर इज अ सिंगल क्रोमोसोम, इसमें सिंगल क्रोमोसोम पड़ा हुआ होता है, बट इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम हमें मिल जाता है देखने के लिए। मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, मतलब कि इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? प्रेजेंट होती हैं। समझ में आया वाला क्वेश्चन? तो आपको तो देखो इसमें तो अभी आपसे गैप से पूछा, वहाँ पे गैप से नहीं पूछेंगे आपके टीचर्स, आपको सिंपल बोलेंगे बेटा लिखकर बताओ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। तो आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर आना है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। 2 ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज आपको बतानी है जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जल्दी से बताइए कौन है वो? कौन है वो? मैम कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है? करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, एक हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया और एक हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, या फिर आप प्लास्टिड्स भी उसको लिख सकते हैं।
तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, मैं ये भी बताकर आना है अगर ये उसमें आएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है स्टूडेंट्स वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। तो एज यू कैन सी हियर, देखो तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं कि मैम इसके पास खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। यही पूछा है लोग यहाँ पे, दिस द डीएनए। इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। कौन से राइबोसोम्स होते हैं, देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी एक एंडोसिम्बाटिक थ्योरी, पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी, उसे मैंने आपको बोला था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के पास राइबोसोम होते हैं, पहले प्रोकैरियोटिक सेल ही थी ना, बाद में सेल ऑर्गेनेली बनी जब एक बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल ने इसको खाया था। तो हमने देखा था कि इसके पास जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S का। कितने का होता है स्टूडेंट, 70S का होता है। और ये इसका डीएनए हो गया। फिर स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, और ये जो इनफोल्ड्स हैं इसके, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन जो ऐसे फोल्डिंग में होती है। और इन फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। और ये जो इसकी इनफोल्डिंग्स हैं, ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इसकी, मतलब ऐसे जो फोल्ड हुआ हुआ है, ये इनफोल्डिंग्स कहलाती हैं क्रिस्टा। क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स, क्रिस्टा कहलाती हैं। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को। और ये जो बीच का येलो वाला स्पेस आपको नजर आ रहा है, दिस इज द मैट्रिक्स। तो एक तो मैम ये हो गई हमारी एक ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। एक होती है स्टूडेंट आपकी प्लास्टिड। प्लास्टिड में मैं आपको दिखाऊंगी क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज वही आपको ज्यादा अच्छे से आता है और वही आपके एग्जाम में भी आएगा बनाने के लिए। दूसरा कौन सा है जिसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एंडोसिम्बाटिक थ्योरी में थी ना, उसमें क्या था कि एक फोटोसिंथेटिक सेल थी। तो जब एक बड़े यूकैरियोटिक सेल ने इसको खाया था तो इसने मरने से मना कर दिया था। और क्या बोला था उससे कि मैं तो नहीं मरूंगी, बट तो वो बोलेगा क्यों नहीं मरेगी भाई तू, हमें ये बता क्यों नहीं मारूं मैं तुझे, मुझे तो भूख लग रही है, कि भाई तू मेरे को मत मार, मैं तुझे जिंदगी भर खाना बना के दूंगी। तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो हमने ये चीज़ देखा था यहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। और हमने यहाँ पे देखा था कि इसके अंदर ऐसे इस तरीके से ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिले थे। एक कॉइन को हमने बोला था थैलाकॉइड और पूरे को बोला था ग्रैनम। थाइलाकॉइड और पूरे को हम लोगों ने क्या बोला था स्टूडेंट्स, ग्रैनम बोला था। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो है ये आपस में किससे कनेक्ट हुए विद स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ अ मिडल लैमेला। विद द हेल्प ऑफ मिडल लैमेला ये आपस में कनेक्ट हुए हुए थे, याद है? यस मैम याद है। ये है क्या आप हम बुलक्कर समझ रही हैं कि ये है स्ट्रोमा।
जो खाली स्पेस था। और ये जो थे, जो मैंने लंबे लंबे आपको स्ट्रिप्स दिखाए हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला। और इसके आउटर मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स, और इसकी इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो इसका शॉर्ट वो था, हमने देखा था कि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, और इसके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। डन। इसके पास खुद का डीएनए भी है, और इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी हैं जो 70S के होंगे। समझे वाला पॉइंट? समझे वाला पॉइंट कि नहीं समझे? कि दो ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं स्टूडेंट्स जो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल रखती हैं, ओन डीएनए इनके पास है। डन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, वही प्लास्टिड ही है एक क्लोरोप्लास्ट, इसलिए हम लोग उसको दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? मान लीजिए किसी वजह से कि सेल जो है, और सेल का स्ट्रक्चर खराब हो जाए, कोई इसके चोट लग जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उसके कोई भी केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उसका चीज़ें खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या होगा उसके साथ? देखिए क्या होगा उसके साथ। होगा उसकी डेथ हो जाने वाली है। कैसे? अब आप देखिए क्या होगा उसके साथ। ये सेल है, दिस इज द सेल, ये सेल है स्टूडेंट्स। अब हम ये चीज़ देखें कि ये जो सेल है आपकी, इसकी मान लीजिए ये डैमेज हो गई है। ये क्या हुआ? ये डैमेज हो गई। तो पहले इसका हम न्यूक्लियस वगैरह बना लेते हैं। रुको, मान लो ये न्यूक्लियस ही डैमेज हो गया इसका बहुत ज़्यादा, मतलब इसको कुछ या ओल्ड हो गई है, ये न्यूक्लियस डैमेज हो गया इसका। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो भी डैमेज हो गया या ओल्ड हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो हमने ये चीज़ नोटिस करी, हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसके पास एक ऑर्गेनली होती है, ऐसे मिलेगी आपको देखने के लिए। वेसिकल्स होती हैं वो, और उन वेसिकल्स को हम लोग बोलते हैं लाइजोसोम। क्या बोलते हैं उन वेसिकल्स को? हम उन वेसिकल्स को बोलते हैं लाइजोसोम। तो अगर ऐसा कुछ भी सेल के साथ होता है, तो सेल के साथ क्या होगा स्टूडेंट्स? हम ये देखेंगे कि लाइजोसोम जो होंगी ये बस्ट हो जाएंगी यहाँ से। और लाइजोसोम अगर आपको मैं दिखाऊँ, थोड़ा सा साइड में एक व्यू आपको दिखाऊँ, तो आप ये देखेंगे जैसे ये लाइजोसोम है। तो लाइजोसोम के पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि लाइजोसोम है आपकी, आगे तो हम ये देखते हैं इसके पास क्या होता है। ऐसे इसके पास एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसके पास एंजाइम होते हैं विच इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो काफ़ी एसिडिक होते हैं बिहेवियर में। तो हम ये देखते हैं कि लाइजोसोम फट जाएगा, और बहुत सारे लाइजोसोम्स होते हैं, 100 से भी ज़्यादा ऊपर लाइजोसोम एक साथ फटेंगे, और अल्टीमेटली इस सेल की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे एक सेल क्या होगी, मतलब कि हम उसको रिपेयर मतलब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी डेथ करवानी हमें। तो लाइजोसोम की हेल्प से हम उस सेल को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करा देंगे, और अल्टीमेटली उस सेल की डेथ हो जाएगी। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? डन। लो इसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे लाइजोसोम क्या करेगी? डाइजेस्ट दी सेल बाय बस्टिंग and releasing its enzymes। समझे वाला पॉइंट? ओके डन। हटा दूं मैं इसको। चलिए अब देखो, द सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव एंड लाइजोसोम विल डाइजेस्ट इट। और लाइजोसोम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। समझ में आया? वही चीज मैंने आपको वहां पे चीज बताई है। नेक्स्ट, व्हाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? लाइजोसोम सुसाइड बैग्स क्यों कहलाते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज देखिए, लाइजोसोम जो होता है आपका, ये लाइजोसोम है।
तो ये लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम है और स्टूडेंट्स इसके पास क्या होते हैं, इसके पास यहाँ पे एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। इसके पास, इसके अंदर यहाँ पे ये एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। और ये एंजाइम्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स नेचर में? ये एंजाइम्स होते हैं आपके हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है कि आप पानी लगा के तोड़ेंगे किसी भी चीज़ को, एंड देन अल्टीमेटली एसिडिक होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि लाइसोसोम के एंजाइम इतने खतरनाक हैं कि किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर जाएंगे, डाइजेस्ट एनीथिंग इजीली। तो अब मान लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ बताई कि मान लो कोई सेल ऑर्गेनली डैमेज हो गई या खराब हो गई, तो हम ये चीज़ नोटिस करेंगे, ये जाकर उससे लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, आप बोलोगे मैम माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो, मैं क्या करूँ? ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका डैमेज हो गया, ये आपका डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया क्या है स्टूडेंट से? आपका डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम ये चीज़ नोटिस करेंगे, ये लाइसोसोम जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे जाएगा यहाँ पर, इससे ऐसे फ्यूज करेगा और अल्टीमेटली अपने इन एंजाइम्स को यहाँ से ऐसे रिलीज कर देगा, ऐसे अल्टीमेटली अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देगा और इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देगा। तो इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, बिकॉज अगर मान लो सेल खुद भी डैमेज हो गई है ना, तो ये सारे फट जाते हैं और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। तो अगर मैंने बताया था ना, लाइसोसोम एक तरीके से भाड़े के गुंडे हैं, इनको जो बोलोगे वो करेंगे। क्या बोलेंगे? इनको जो बोलोगे वो करेंगे, मतलब ये हर किसी को डाइजेस्ट कर जाएंगे, किसको नहीं बख्शेंगे। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? समझे लाइसोसोम का? चलो स्क्रीनशॉट लो इस बात का। चलो देखो, तो देखो व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाएगी लाइसोसोम में बस लाइसोसोम फट जाएंगे और जो उसके एंजाइम्स हैं वो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे, देयर ओन सेल। देयरफॉर लाइसोसोम आर नोन एज अ सुसाइड बैग, और इसलिए ही लाइसोसोम सुसाइड बैग कहलाते हैं, बिकॉज ये खुद भी तो खत्म हो जाएंगे ना वहाँ पे, ये तो फट रहे हैं तो खुद भी खत्म हो जाएंगे और सेल को भी डाइजेस्ट कर जाएंगे वहाँ पर। समझे वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? सेल में प्रोटीन कहाँ बनता है? तो आइए बता देते हैं कहाँ बनता है। चलिए भाई देखिए, पहले बनाते हैं हम एक सेल, इज द सेल, ये है इसका न्यूक्लियस। देखो देखो, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? इसके ऊपर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं। हम इस पार्ट को बोलते हैं आरईआर। डन, ये चीज़ समझ में आती है। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फ्रीली भी एक ऐसे बर्गर लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, और उस बर्गर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। तो क्या आप समझ चुके हैं कहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा? यस मैम, हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर ही प्रोटीन सिंथेसिस होना है। तो ये आपके क्या है? ये है राइबोसोम। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स के जो आरईआर पे लगे हुए हैं ये भी राइबोसोम है आपके। जो आरईआर पे राइबोसोम लगे हुए हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए हैं जो राइबोसोम, जिसको हम आरईआर बोलते हैं, तो वो राइबोसोम भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और ये वाले फ्रीली पड़े हुए भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। बट जो फ्री राइबोसोम है, जो आपके फ्री राइबोसोम होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जो सेल के अंदर ही यूज होगा। सिंथेसाइज्ड protein for the use of inside use ऑफ सेल के अंदर ही जो प्रोटीन यूज होना है वो फ्री राइबोसोम करते हैं, और जो अटैच्ड राइबोसोम होते हैं, आपके, वो उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जो बाहर जाना है सेल से। अटैच्ड राइबोसोम synthesized the protein for outside use,
यूज। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है मैम, राइबोसोम के थ्रू होता है सेल के अंदर। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को, डन। ये चीज बड़े अगर क्लिक होगी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलो भाई देखो, तो द प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन द राइबोसोम, दे आर आल्सो नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसलिए राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज भी क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैंने सारे के सारे आपके इंटेक्स क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है तो उसका क्वेश्चन नंबर आप लोग कमेंट में डालना, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में बताने की आपको पूरी तरीके से कोशिश करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, जिसमें हम लोग कोई भी पैसे आपसे चार्ज नहीं करते हैं, आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती हैं। जैसे अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर कैसे करना है, यूट्यूब पर जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करिए और चैनल को वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करके उसका नोटिफिकेशंस ऑन ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप हमारे सारी अपडेट्स है मतलब आप अपडेट रहेंगे हमसे हमारी सारी वीडियोस के रिलेशन में। ओके डन। तो भाई मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।